हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑडिटिंग 1 से चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, यानी क्या क्या फायदे हैं ऑडिटिंग के और क्या क्या गैर फायदे हैं ऑडिटिंग के। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग। नंबर 1 है एडवांटेजेस। ऑडिट enables the businessman to ascertain the correctness of account, यानी कि देखो कोई भी बिजनेसमैन ऑडिटिंग क्यों करवाता है, वो ऑडिट क्यों करवाता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ना वो एकदम सही हो, यानी कि करेक्टनेस देखने को मिले उसको अपने अकाउंट्स के अंदर। दूसरा, बहुत सी बार ना एरर्स और फ्रॉड हो जाते हैं, ठीक है। और फ्रॉड तो मतलब कोई जानबूझ के करता है और एरर मतलब कि गलती से हो जाते हैं। तो जब ऑडिटिंग करवाते हैं तो उसको हम लोग अर्ली स्टेज पे पकड़ सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं और उसके सामने जो भी स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, वो हम स्टेप्स ले सकते हैं। और बहुत सी बार पता है आपको, बहुत से ऑडिट करते हैं बड़े बड़े बिजनेस और उनको गलतियां पता लगती है जब उनके ऑडिट किए जाते हैं। तो आखिर में करे उससे मतलब आखिर में जाके साल खत्म हो तब अपने को पता चली ये गलती हुई थी, उससे अच्छा हम पहले ही पता लगा ले ऑडिट करते टाइम कि क्या क्या गलती हुई है। तो ऑडिट जो है वो एक्ट करता है एज अ मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज। हाँ, ये बात भी याद रखना कि भाई ऑडिट से ना बहुत से एम्प्लॉइज डरते हैं। क्यों डरते हैं पता है? अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है, उसने घपला कर दिया, कुछ गलत कर दिया, या उसने पैसा ले लिया और बताया कुछ और, पैसा ले लिया कुछ और, तो ऐसे टाइम पे जो एम्प्लॉइज है ना उनका मॉरल चेक होता है, क्या वो एम्प्लॉय ईमानदार है या चीटर है, ठीक है, उसका मॉरल चेक होता है। और इट मेक्स द एम्प्लॉय विजिलेंट। विजिलेंट मतलब होता है केयरफुल रहना। हर एम्प्लॉय केयरफुल रहता है जब भी कोई भी बिजनेस ऑडिट करवाता है, और वो एम्प्लॉय रेगुलर होता है अपने काम में, क्योंकि ऑडिट जो होता है उसके अंदर चेक किया जाता है कि उसने अपना काम ढंग से किया है कि नहीं। नेक्स्ट बात करें नंबर 4, ऑडिट अकाउंट्स आर एक्सेप्टेड टू बी ट्रू बाय द इनकम टैक्स। यस स्टूडेंट्स, जो ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं, यानी कि जिसने चेक करवा लिया है, जो भी बिजनेस है उसने अपने अकाउंट्स को चेक करवा लिया है, उसको इनकम टैक्स ट्रू मानता है और सेल्स टैक्स अथॉरिटी भी उसको ट्रू मानती है। नंबर 5, इन गेटिंग क्रेडिट फैसिलिटी। यहां पे क्रेडिट फैसिलिटी मतलब बोला गया है लोन। किसकी बात की गई है? लोन की। यानी कि जो भी लोन, अगर मान लो मैं बिजनेस लेके बैठा हूं और मेरे बिजनेस को लोन चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा तो बैंक क्या मांगेगी मेरे से? मतलब बैंक ऐसे ही मेरे को पैसा दे देगी? देखेगी ना कि भाई बिजनेस कैसा है, उसका प्रॉफिट कितना है, लॉस कैसे कर रहा है, कितना रिवेन्यू है, वो सब पता कैसे चलेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट से। अब बुक्स ऑफ अकाउंट सही है या गलत है, मैं बैंक को कुछ भी पकड़ा दूं, बैंक वाले तो मानने ही वाले। तो इसलिए बैंक वाले भी ऑडिटेड अकाउंट्स ही लेते हैं, यानी कि जो जिसकी पूरी प्रॉपर चेकिंग की गई हो वैसे अकाउंट्स ही वो एक्सेप्ट करते हैं। तो दैट्स व्हाई बहुत ज्यादा हेल्प होती है जब कोई बिजनेस ने अपने अकाउंट्स को ऑडिट किया हो, तो वो इजीली लोन ले सकता है बैंक से या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इस वजह से ऑडिटेड अकाउंट बहुत यूजफुल माना जाता है। क्लियर हो गया? समझ आ गया? 6th है द सेटलमेंट ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम। अब मान लो बिजनेस है, बिजनेस में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, मान लो मैंने गोडाउन में जो गुड्स रखा था वो जल गया, ठीक है। अब मैं प्रूफ कैसे करूं कि वो गोडाउन में कितने रुपए का गुड्स है? वो प्रूफ कैसे होगा? अकाउंट से प्रूफ होगा, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी को मैं मेरे अकाउंट्स बताऊंगा, देखो मैंने ये वाला जो गुड्स है वो इतने रुपए का इस पर्सन से खरीदा था इस डेट को, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी को भी भरोसा आएगा कि नहीं भाई ये सही बोल रहा है। और वो भरोसा कब आएगा? मैं तो कुछ भी लिख के दे सकता हूं, बट वो अकाउंट जब मैं ऑडिट करवाऊंगा, चेक करवाऊंगा ऑडिटर से, तब जाके उसको भरोसा आएगा इंश्योरेंस कंपनी को, और मेरा जो इंश्योरेंस क्लेम है, मेरे को इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा देने वाली है वो जल्दी दे देगी, यानी कि मेरा अकाउंट सेटलमेंट जल्दी हो जाएगा और इजियर होगा, ठीक है, जब अकाउंट ऑडिट होगा। क्लियर हो गया? 7th है द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वेजेस। मान लो कि जो वर्कर्स है वो मांग रहे वेजेस, बोनस, ये सब मांग रहे हैं और बहुत डिस्प्यूट हो गया है बिजनेस के अंदर, तो इन डिस्प्यूट का सेटलमेंट भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं जब अकाउंट एक क्वालिफाइड ऑडिटर के द्वारा ऑडिट किए जाते हो, यानी कि एक सही ऑडिटर के द्वारा ऑडिट किए जाते हो, तब इन अकाउंट्स को, इन डिस्प्यूट्स को हम लोग सेटल कर सकते हैं। डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद, वाद विवाद हो गया हो, अनशन करने बैठ गए हो, ठीक है, तो इन सबको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आखिरी है 8,
लीगल ऑथोरिटीज आर एश्योर्ड ऑफ प्रॉपर कंप्लायंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट बाय बिजनेस यूनिट। एक अच्छी बात यह है कि जब हम ऑडिट करवाते हैं अपने बिजनेस का, तो उससे जो भी लीगल ऑथोरिटीज है उसके हम लोग प्रॉपर जो रूल्स रेगुलेशंस है वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो सारा क्लियर हो जाता है ऑडिट करवाने से। तो ये सारे बहुत अच्छे एडवांटेजेस थे। अब हम लोग देखते हैं कौन से डिसएडवांटेजेस है ऑडिटिंग के। तो ये टोटल 8 डिसएडवांटेजेस है। हमने 8 एडवांटेज देखे, अब हम 8 डिसएडवांटेजेस देखेंगे, लिमिटेशंस देखेंगे ऑडिटिंग के कौन से लिमिटेशन है। तो सबसे पहला बात करें, नॉट यूजफुल फॉर स्मॉल बिजनेस। आपको मैं बता दूं कि हमारा जो बीकॉम सेम 4 का पूरा जो कोर्स है, जिसकी प्राइस है 2399 यानी 2400 रुपए का पूरा कोर्स है, जहां पे हम लोग आपको 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एज वेल एज 2 थियरी सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे। एक हो गया कॉस्ट अकाउंट 2, फिर हो गया स्टैटिस्टिक्स, टैक्सेशन, और थियरी सब्जेक्ट में ऑडिटिंग भी आ जाएगा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी आ जाएगा, और साथ साथ में मैंने अभी आपको बताया इंटरनेशनल ट्रेड भी कवर अप हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल आपके 6 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हमारे पूरे कोर्स में हो जाएगी, और आपको ये गारंटी देता हूं कि इस प्राइस पे इतने सारे सब्जेक्ट कोई नहीं आपको पढ़ाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे ये चीज मिल पाएगी। तो अभी के अभी ऐप डाउनलोड करो और आप सभी लोग कोर्स में ज्वाइन हो जाओ। अच्छा, ये क्यों ऐसा कहा है कि स्मॉल बिजनेस के लिए यूजफुल नहीं है? इसका रीजन सिंपल है कि जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं ना, उसमें ओनर खुद ही अपना मैनेजर होता है और अकाउंटेंट होता है। तो छोटे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस भी क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो वो लोग अपने अकाउंट खुद ही लिखते हैं, तो जिस वजह से उनको कोई यूज नहीं होता ऑडिटिंग का, क्योंकि भाई बहुत इजी है, चेक करना है वो तुरंत चेक कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन लग जाएगा चेक करने में, अकेले करेगा तो भी। तो इसलिए छोटे बिजनेस के लिए ऑडिटिंग यूजफुल नहीं है, ये इसका सबसे पहला लिमिटेशन है। दूसरा बात करें, लैक ऑफ एश्योरेंस ऑफ कंप्लीटली करेक्ट अकाउंट्स, यानी कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि अकाउंट ऑडिटेड है, यानी कि ऑडिटेड अकाउंट कैन नॉट गारंटी द कंप्लीट करेक्टनेस ऑफ अकाउंट। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि भाई अकाउंट ऑडिट तो हो गया, बट गारंटी नहीं है कि एग्जैक्ट सही होगा, उसमें भी मिस्टेक निकल सकती है। इन वेरी बिग बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस के अंदर इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। अब सीधी सी बात करें, जैसे रिलायंस है, अब रिलायंस सोचो अपने कितने सारी कंपनियां खोल के बैठा है। जैसे रिलायंस, एक छोटा सा एग्जांपल दे, रिलायंस ट्रेंड या रिलायंस स्मार्ट पॉइंट है, ठीक है, उनके दिन के कितने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। अब इतने सारे ट्रांजैक्शन एक एक चेक करेंगे ना, तो भाई पूरी जिंदगी निकल जाएगी, चेक ही करते रहेंगे। तो इतने छोटे छोटे ट्रांजैक्शन तो हम चेक नहीं कर सकते। इन छोटे ट्रांजैक्शंस में बहुत सी गड़बड़े होती है, ठीक है, तो वो सब चेक नहीं हो पाता। इसलिए हम ऐसा कहेंगे कि अकाउंट ऑडिट करवाने के बाद भी ये प्रॉपर एश्योरेंस नहीं है कि वो एग्जैक्ट सही होंगे। क्लियर? तीसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। जो ऑडिटर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक केयरफुल ऑडिटिंग के लिए। तो नेचुरली ही कैन नॉट audit accounts with the assumptions that there is some errors and frauds. When employees come together to commit fraud, even the auditor cannot detect it. हाँ, हो सकता है। देखो, अब जो ऑडिटर होता है ना, वो हमेशा ध्यान रखता है कि कोई तरह का फ्रॉड ना हो, ठीक है, तो वो हमेशा बाय नेचुरल वो यही देखेगा ना कि अपने अकाउंट्स इस तरह से चेक करे, मतलब वो ऐसा ही एजम्पशन लगाता है कि सब सही है, ठीक है। कोई भी ऑडिटर नहीं चाहेगा कि कोई फ्रॉड निकले या कोई गलती निकले उसके अकाउंट से। ऑडिटर क्या चाहेगा, सब सही है, और वही माइंडसेट से वो क्या करता है, पूरे अकाउंट्स को चेक करता है। बट अगर बहुत सारे एम्प्लॉइज एक हो गए और एक होके फ्रॉड कर दिया कंपनी के साथ, ठीक है, तो उस टाइम पे ऑडिटर भी उस गलती को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे एम्प्लॉय सच बोल रहे हैं, सारे एम्प्लॉय भले झूठ हो फिर भी वो सारे एम्प्लॉय एक जैसा बोल रहे हैं ना, तो ऑडिटर को सही ही लगेगा। बोलो, क्लियर हो गया? तो इस तरह के एरर्स और फ्रॉड्स जो है ना, वो हो सकते हैं अकाउंटिंग मतलब ऑडिटिंग के अंदर, इसलिए इसका लिमिटेशन है। फोर्थ, ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन नॉट रिसीव्ड। हर एक इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती ऑडिटिंग के अंदर। व्हाइल ऑडिटिंग अकाउंट, तो ऑडिटर हैज टू आस्क मेनी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लाइंट। उसका जो भी क्लाइंट है, जो भी बिजनेस है, वो क्या करते हैं, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, इंफॉर्मेशन मांगते हैं, बट हर एक चीज क्या दे पाएंगे, हर एक छोटी से छोटी बात हम बता पाएंगे? इतने बड़े बड़े बिजनेस लेके बैठे हैं, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट रिसीव फ्रॉम ऑल द क्लाइंट्स, सो ऑडिट कैन नॉट गारंटी करेक्टनेस। अब इतने सारे ऑडिटिंग वो लोग करते हैं, तो हर बिजनेस नहीं छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन दे पाएगा, ना उसके पास इतना टाइम होगा, तो हम ऐसा कहेंगे कि वो ऑडिट गारंटी नहीं है कि सही ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट है फिफ्थ, डिपेंडेंस ऑन एक्सपर्ट्स ओपिनियन।
ड्यूरिंग द ऑडिट वर्क, जब भी हम लोग ऑडिट वर्क करते हैं तो ऑडिटर जो होता है ना वो एक्सपर्ट्स के सर्टिफिकेट्स पे डिपेंड करता है। बहुत सी बार कोई एक्सपर्ट ने सर्टिफिकेट दिया है तो उसकी रिस्पेक्ट करते हुए वो क्या करते हैं, वो अपने ऑडिट वर्क को उस हिसाब से करते हैं। जैसे एग्जांपल दे, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है कंपनी का एक अच्छे सर्टिफिकेट दिया है एक एक्सपर्ट के द्वारा, तो वो उसका मानेंगे। मशीनरी की वैल्यू क्या है, बट सच सर्टिफिकेट आर नॉट ऑलवेज ट्रू। और बहुत सी बार ऐसे सर्टिफिकेट जो एक्सपर्ट ने दिए जरूरी नहीं है कि वो सही हो, गलत भी तो हो सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे ऑडिटिंग क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। और आखिरी है 6, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ फिगर्स। एंड ऑडिट इज ओनली पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ फिगर्स। जो ऑडिट होता है ना वो एक पोस्टमार्टम माना जाता है अपने फिगर्स का, मतलब जो भी डिजिट्स है उन सबका पोस्टमार्टम किया जाता है। हर एक चीज को डिटेल में जाना जाता है, हर एक चीज की डिटेल में जाया जाता है और चेक किया जाता है कि वो सही है कि नहीं। इट मीन्स अकाउंट आर ऑडिटेड ओनली आफ्टर इवेंट्स हैव टेकन प्लेस। इसका मतलब यह है कि जब कोई चीज होती है ना उसके बाद ही ऑडिट किया जाता है, उससे पहले तो ऑडिट कर नहीं सकते। सो इट इज नॉट ऑफ मच यूज, हाउएवर इट कैन बी यूजफुल फॉर फ्यूचर। ऑडिट हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, पहले नहीं होता। अब मान लो कोई फ्रॉड हो गया तो फ्रॉड होने के बाद हम ऑडिट करेंगे, समझ आया। अब वो ऑडिट किया उसमें पता चला कि फ्रॉड हो गया। अब फ्रॉड होने से पहले तो हम पता नहीं लगा सकते कि इसमें फ्रॉड होने वाला है। फ्रॉड हो गया उसके बाद ही तो पता चलेगा कि फ्रॉड हुआ है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि अभी कुछ यस बैंक में कुछ फ्रॉड हुआ था, पैसे वगैरह पर्सनल यूज के लिए लिए गए थे, बट वो पता कब चला, जब ऑडिट किया बुक्स ऑफ अकाउंट का तब पता चला कि इस तरह का फ्रॉड हुआ था। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए होता है, वो पहले से हमको पता नहीं चलता कि अब होने वाला है। क्लियर हो गया। तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ फिगर्स होता है एक तरह से ऑडिटिंग। तो ये लिमिटेशन है इसका कि कोई भी फ्रॉड को अगर हो रहा है तो होने देने के बाद ही पता चलता है कि वो फ्रॉड हुआ है। नेक्स्ट है नंबर 7, ऑडिटर्स प्रीजुडाइज। प्रीजुडाइज का मतलब होता है भेदभाव करना, पक्षपात करना, कि मतलब वो बायस है, मतलब कि वो एक तरफ ही अपना पूरा ऑडिट रिपोर्ट निकाल रहा है। जनरली जो ऑडिटर होता है वो जनरली ऑडिटर्स प्रीजुडाइज जो होते हैं उनका प्रीजुडाइजनेस अपने काम पे रिफ्लेक्ट करता है कि वो किसी कंपनी के बिहाफ में काम करके कुछ गलत रिपोर्ट्स भी दे सकता है। ये इसका लिमिटेशन है। और हमेशा देखो जो भी ऑडिटर होता है जब ऐसा करता है पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस वगैरह सब कैंसिल होता है। तो हर ऑडिटर यही चाहता है, तो ही रिमेन्स न्यूट्रल, ही कैन नॉट डू सो ड्यू टू सो मेनी रीजंस। बहुत सारे रीजंस की वजह से वो न्यूट्रल रहता है, वो ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि जब ये चीज बाहर आती है, पता चलती है, तो वो ऑडिटर की बेइज्जती तो होती है, साथ साथ में उसके लाइसेंस वगैरह भी कैंसिल किए जाते हैं। तो बहुत सी, बट अगर मान लो जब तक नहीं पकड़ा गया तब तक तो वो गलत कर ही रहा है, वो ऑडिटर ही गलत कर रहा है, कुछ गलती चल रही है तो उसको छुपा रहा है। ठीक है, वो बाहर नहीं आने दे रहा। ठीक है, जैसे मान लो कोई बड़ा बिजनेस है, उसके अंदर कोई तरह का कुछ गलत चल रहा है और ऑडिटर भी मिला हुआ है, तो फिर क्या होगा, गलती चलती ही रहेगी और वो चीज बाहर ही नहीं आएगी कभी। ठीक है, नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ मैनेजरियल पर्सोनिल। इसमें देके रखा है, इनफैक्ट इट इज द ऑडिटर्स ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। हाँ, ये है कि कोई बड़ा बिजनेस होता है जिसके शेयर मार्केट में शेयर्स है, तो शेयर होल्डर्स का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का काम एक ऑडिटर की ड्यूटी मानी जाती है। बट इन प्रैक्टिस ही हैज टू वर्क विथ मैनेजरियल पर्सोनिल। बट रियलिटी के अंदर उनको मैनेजरियल पर्सोनिल यानी कि जो मैनेजर वगैरह होते हैं उन सबके साथ काम करना होता है। रियली स्पीकिंग द मैनेजमेंट डिसाइड हु इज टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। और ये बात भी सही है कि भाई ऑडिटर कौन लाता है, मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि किस कंपनी को ऑडिटिंग का काम देना है। ठीक है, so hence under the pressure and influence of management the auditor does not disclose all the deficiencies which have come to his notice। अब मान लो कि वो प्रेशर है, उस देखो अब सीधी सी बात है, हर कोई अपना बिजनेस करना चाहता है, ऑडिटिंग भी एक तरह से बिजनेस ही है। ठीक है, अब मैनेजमेंट ने उसको हायर किया और हायर करने से पहले ही बोल दिया ऑडिटर को कि भाई ये गलतियां है तो ध्यान दे देना, इसको डिस्क्लोज मत करना, नहीं तो फिर हमारी कंपनी की वैल्यूएशन को, हमारी कंपनी को बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो वैसे टाइम पे क्या होगा कि प्रेशर के अंडर आकर के जो ऑडिटर है ना वो डिस्क्लोज नहीं करेगा, कोई भी तरह के एरर्स है या कोई भी तरह की गलतियां है उसके नोटिस में आ रही है, उसके बावजूद भी वो डिस्क्लोज करेगा नहीं। और दैट्स व्हाई ये इसका लिमिटेशन में आता है कि भाई मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस में आ गया या मैनेजर के इन्फ्लुएंस में आके ऑडिटर ने कुछ चीजें डिस्क्लोज नहीं की, कोई चीजें छुपाई। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।